व्यूअर्स, मेरे प्यारे छात्रों और मेरे सभी शुभचिंतकों को मेरा नमस्कार। मैं अपने चैनल क्लासेस बाय नीतू गर्ग पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने इतिहास के क्वेश्चंस किए थे जो कि सेट ए 2017-18 सेशन के हमने इतिहास के 7 प्रश्न किए थे और अथवा में जो प्रश्न रह गया था वो हम आज करेंगे। तो बिना विलंब किए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन है 19वीं सदी के मध्य में बम्बई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई। प्रिय छात्रों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि बम्बई एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत व्यापक शहर है। 1872 में जब बम्बई की आबादी 6,44,405 थी, उससे बढ़कर 1901 में 15 लाख के करीब पहुंच गई। आबादी का इतनी तेज़ी से बढ़ने के पीछे कुछ विशेष कारण थे जिनका वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1, 1819 में औपनिवेशिक शासन के द्वारा बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी घोषित किया गया और किसी भी शहर का राजधानी के रूप में विकसित होना प्राय एक आकर्षण का केंद्र बन ही जाता है। नंबर 2, कपास और अफीम के बढ़ते व्यापार के कारण बहुत सारे महाजन, शाहूकार, व्यापारी बम्बई की ओर रुख करने लगे, तो साथ में ही कारीगर और श्रमिक भी आने लगे। नंबर 3, बम्बई एक बहुत ही कपड़ा मिल के रूप में विकसित होने वाला शहर बन चुका था। 1921 के आते आते तो बम्बई में 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी, जहां पर लगभग 1,46,000 मजदूर काम करते थे। बम्बई रेलवे नेटवर्क का जंक्शन भी था, यहाँ आना जाना आसान था। इसीलिए 1888-89 में जब कच्छ में सूखा पड़ा तो बहुत से लोग कच्छ से पलायन करके बम्बई आ गए। नंबर 5, जब 1898 में प्लेग फैलना शुरू हुआ तो बम्बई के आसपास के लोग प्लेग से बचने के लिए बम्बई की ओर रुख करने लगे। नंबर 6, पश्चिमी तट की महत्वपूर्ण बंदरगाह भी बम्बई ही थी और ये एक वाणिज्यिक राजधानी के रूप में विकसित हो रही थी। इसीलिए बड़ी मात्रा में समुद्री व्यापार का लाभ उठाने के लिए, काम और रोजगार की तलाश के लिए लोग यहाँ आने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो है वो मानचित्र का है, जो मैं आपको एक दिन इकट्ठे से करवाऊंगी। लेकिन जो यहाँ पर दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, हम उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। उस स्थान का नाम बताएं जहां भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित हुआ था। इसका सही उत्तर है जमशेदपुर, झारखंड में। उसके बाद दूसरा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर, पंजाब में 13 अप्रैल 1919 के दिन हुआ था। भारत के किसी एक प्रमुख प्रेसिडेंसी शहर का नाम। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप 3 शहरों को लिख सकते हो या मानचित्र में भर के दिखा सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक पूछा गया है तो उसका नाम आप बम्बई दे सकते हैं, या आप कलकत्ता दे सकते हैं, या फिर आप मद्रास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उस जगह का नाम लिखिए जहाँ रुकैया हुसैन ने एक बालिका विद्यालय की स्थापना की। इसका सही उत्तर है कलकत्ता। तो इसी के साथ हमारा इतिहास का भाग खत्म होता है और हम अब राजनीतिक विज्ञान की ओर बढ़ेंगे, जो कि कुल 25 अंकों का होगा। इसीलिए हमें सबसे ज़्यादा फोकस जो है राजनीतिक विज्ञान पर करना चाहिए। नंबर 1, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है। इसका सही उत्तर है ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिकार क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे सरकार की किसी भी संस्था को जिन जिन विषयों पर कानून बनाने का या प्रशासन करने का अधिकार होता है,
तो उसे अधिकार क्षेत्र कहते हैं। अर्थात केंद्र सरकार जिन जिन विषयों पर कानून बना सकती है उसे हम केंद्र सूची या संघ सूची के विषय बोलेंगे, और जिन विषयों पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं उन्हें हम राज्य सूची बोलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, अफ्रो अमेरिकी कौन थे? प्यारे बच्चों, वे अश्वेत लोग जिनके पूर्वज औपनिवेशिक शासनकाल में अफ्रीका से गुलाम बनाकर अमेरिका में लाए गए थे, उन लोगों के आगे के वंशजों को अफ्रो अमेरिकी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2006 में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है 2006 में भारत में कुल राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 6 थी, जबकि जून 2017 में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या 7 थी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, ये 2 अंकों का है और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि श्रीलंका में गृह युद्ध के क्या कारण थे? श्रीलंका सत्ता की साझेदारी को अच्छे से बांट नहीं पाया और इसीलिए श्रीलंका गृह युद्ध का कारण बना हुआ है। श्रीलंका में सिंहली समुदाय के 74% लोग रहते हैं, जबकि तमिल के 18 और ईसाई समुदाय के 7% लोग रहते हैं। बहुसंख्यकवाद का फ़ायदा उठाते हुए सिंहलियों ने अपने लिए बहुत से अधिकार अधिक कर लिए हैं और तमिलों की अपेक्षा की है, जिस कारण श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है। लेकिन आपको इसमें 2 ही पॉइंट देने हैं, तो आप लिख सकते हैं नंबर 1, 1956 में तमिलों की अनदेखी कर सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया। नंबर 2, विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में भी सिंहलियों को ही प्राथमिकता दी गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। नगर पालिका और नगर निगम में क्या अंतर है? प्यारे बच्चों, नगर पालिका लगभग प्रत्येक शहर में होती है, जबकि नगर निगम बहुत बड़े बड़े शहरों में होती है। तो नगरों के प्रशासन को देखने के लिए नगर पालिका या नगर निगम की स्थापना की जाती है। लेकिन अब हमारा प्रश्न जो है वो ये है कि नगर पालिका और नगर निगम में क्या अंतर है? तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, नगर पालिका की अपेक्षा नगर निगम का क्षेत्र अधिक व्यापक होता है। नंबर 2, नगर निगम को नगर पालिका के मुकाबले अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर बहुत आसान है। ज़रूरी नहीं है कि आने वाले आगामी पेपरों में ये 2 नंबर का आए, हो सकता है ये 3 का आ जाए। तो आपको एक समझ बिठानी है। जैसे सभी सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप नहीं ले सकते, लेकिन जब सामाजिक अंतरों का एक सेट और सामाजिक अंतरों के दूसरे सेट से मिल जाता है तो वे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं। इस चीज़ को हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिका में 2 प्रकार के लोग हैं रंग भेद के कारण, श्वेत और अश्वेत। ये हो गए 2 सेट, 2 अंतर, एक श्वेत दूसरा अश्वेत। जबकि अमेरिका में आर्थिक रूप से भी 2 ही प्रकार के लोग हैं, या गरीब या अमीर। लेकिन होता क्या है कि जो अश्वेत लोग हैं वही निर्धन हैं और जो श्वेत लोग हैं वही अमीर हैं। तो इस प्रकार से अश्वेत लोगों का एक सेट गरीब लोगों के दूसरे सेट से मिल जाता है और सामाजिक विभाजन का रूप धारण कर लेता है। ये उदाहरण आपने पेपर में लिखनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कैसे असर डालते हैं? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दबाव समूह और आंदोलन कुछ ऐसे लोगों का समूह है जो असंगठित हैं
और सिर्फ किसी खास मुद्दे को लेकर वे एकत्रित होते हैं और अपने हित को पूरा करवाने के बाद वे अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन के उत्तर की ओर बढ़ते हुए यही कहेंगे कि दबाव समूह और आंदोलन नंबर 1 किसी विशेष मुद्दे पर आंदोलन चलाते हैं ताकि अपने हित को पूरा करवा सकें। नंबर 2 ये हड़तालें करवाते हैं, रोष मार्च निकालते हैं और ये सब दबाव सरकार पर बनाया जाता है। नंबर 3 सरकारी कार्यों में बाधा डालना इनकी खास विशेषता होती है ताकि ये सरकार पर दबाव बना सकें और अपने हितों की पूर्ति कर सकें। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बनाया गया है? लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया है, इसके लिए हम यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट्स दे सकते हैं। देखो, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, लोगों के द्वारा, लोगों की भलाई में। ये सबसे बेहतर क्यों है? नंबर 1 ये सभी नागरिकों को समानता का अवसर प्रदान करता है बिना किसी भेदभाव के। नंबर 2 ये लोगों के गौरव की रक्षा करता है। नंबर 3 यह निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। नंबर 4 एक लोकतंत्र ही है जहां गलतियां सुधारने का मौका हमें मिल जाता है। प्यारे बच्चों, ये थे 3-3 अंकों के प्रश्न। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ये भी 3 ही अंकों का प्रश्न है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, वर्णन कीजिए। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन अक्सर 6 नंबर का आता है, तब भी आपको बहुत सोच समझ कर इसे लिखना है। लेकिन अब 3 अंकों का आया तो हमें 3 के हिसाब से ही लिखना है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता के साझेदारी के विभिन्न रूप निम्नलिखित प्रकार से हो सकते हैं। नंबर 1 सत्ता के साझेदारी विभिन्न अंगों में। भारत जैसे देशों में शासन की व्यवस्थाएं 3 अंगों में बटी हुई हैं, जैसे विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधानपालिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उनको लागू करवाती है, जबकि न्यायपालिका कानूनों की रक्षा करती है। नंबर 2 सत्ता की साझेदारी विभिन्न स्तरों के आधार पर। भारत और बेल्जियम जैसे देशों में सत्ता की साझेदारी विभिन्न स्तरों के रूप में भी देखने को मिलती है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार पूरे देश की व्यवस्था को देखती है, जबकि राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों के प्रशासन को देखती हैं। तीसरा है विभिन्न धार्मिक समुदायों और भाषाई समुदायों के बीच सत्ता की साझेदारी। ऐसी उदाहरणें मुख्य रूप से कुछ ही देशों में ही पाई जाती हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी खास विशेषता बेल्जियम से जुड़ी हुई है, जहाँ पर सामुदायिक सरकारें हैं और जो विभिन्न भाषाई समुदायों के आधार पर बनाई गई हैं। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे राजनीतिक विज्ञान के आखिरी पड़ाव की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। हमारा 19वां क्वेश्चन जो है वो है भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों का उल्लेख करें। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है और यहाँ पर संघीय तत्व विद्यमान है। नंबर 1 हमारे देश में संघवाद की व्यवस्था को अपनाया गया है, जहाँ पर सरकारें 2 या 2 से अधिक स्तरों पर पाई जाती हैं, अर्थात केंद्र सरकार और राज्य सरकारें। नंबर 2 इसी प्रकार से हमारे देश के सभी विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जिन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है वो संघीय व्यवस्था में संघीय सूची में आते हैं, और जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को है वे राज्य सूची में आते हैं।
और जिन विषयों पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं वे समवर्ती सूची में आते हैं। नंबर 3, अवशेष शक्तियाँ, अर्थात जिन विषयों का वर्णन संविधान में नहीं किया गया था वे केंद्रीय अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं, और इसकी एक उदाहरण है कंप्यूटर साइंस। प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 3 के लिखित संविधान संघीय व्यवस्था का एक संविधान है जो लिखित है और जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केंद्र सरकार की शक्तियाँ क्या होंगी और प्रांतीय सरकारों की शक्तियाँ क्या होंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कठोर संविधान। संघीय व्यवस्था में संविधान का कठोर होना अति आवश्यक है। भारत का संविधान कठोर संविधान है, चाहे इतना कठोर नहीं है जितना कि अमेरिका का संविधान, लेकिन इसे बदलना भी इतना आसान नहीं है। संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघ की एक अन्य विशेषता ये है कि हमारे देश की सभी शासन व्यवस्थाओं से सर्वोपरि है संविधान, और जिसकी रक्षा के लिए न्यायपालिका को सर्वोच्च सदन बनाया गया है। चलिए बच्चों, अथवा के बाद हमारा अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के विभिन्न कार्यों का वर्णन करें। सबसे पहले हमें इसके अंदर लिखना होगा कि राजनीतिक दल होते क्या हैं। तो इसका उत्तर होगा, एक राजनीतिक दल कुछ ऐसे लोगों का समूह होता है जिनकी विचारधारा समान होती है। वो एक दूसरे के नज़दीक इसलिए आते हैं ताकि चुनाव लड़ सकें और सरकार बनाने के लिए बहुमत प्राप्त कर सकें। तो इसलिए उनके नीतियाँ, उनके विचार एक जैसे होते हैं और उसी के लिए वो एक दल के रूप में कार्य करते हैं। अर्थात अब हम राजनीतिक दलों के कार्यों का वर्णन करेंगे। नंबर 1, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं ताकि सरकार बना सकें। नंबर 2, नीतियों और कार्यक्रमों को सामने रखते हैं। राजनीतिक दल जनता के कल्याण के लिए कुछ नीतियां और कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं और उन्हें जनता के सामने रखते हैं। नंबर 3, कानूनों का निर्माण। जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है वो कानूनों का निर्माण करता है। हालांकि कानून तो विधायिका के द्वारा बनाए जाते हैं, परंतु जो भी राजनीतिक दल सत्ता में होता है वो किसी विशेष मुद्दे पर दिशा निर्देश प्राप्त करता है और कानून बनाता है। राजनीतिक दल सरकार को बनाते हैं और चलाते हैं। जो भी राजनीतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त कर लेता है उसे सरकार बनाने का अवसर प्राप्त होता है। वो सरकार बनाता है और अपनी विचारधारा के अनुसार सरकार को चलाता है। 5वां पॉइंट है विपक्ष का निर्माण। देखिए, सभी दल तो बहुमत प्राप्त नहीं कर सकते और सभी दल सरकार भी नहीं बना सकते। तो जो दल सरकार नहीं बना पाए वे विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और बहुत सारे मुद्दों को जनता के सामने लाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न का लास्ट पॉइंट है जनमत का निर्माण। राजनीतिक दल उन मुद्दों को जनता के सामने उछालते हैं जिनका सरकार सही ढंग से प्रबंध नहीं कर पाती। इस प्रकार राजनीतिक दल अपने हक में और सरकार के विरुद्ध जनमत का निर्माण करते हैं। आशा है आपको मेरी वीडियो का ये भाग पसंद आया होगा और कुछ समय बाद हम इसी पेपर के अगले भाग के ऊपर चर्चा करेंगे। उतने समय के लिए धन्यवाद।